नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। भारतीय थाली को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है और ये चिंता सिर्फ प्रोटीन की नहीं बल्कि गलत प्रोटीन की है। काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर पर CEEW की नई स्टडी ने खुलासा किया है। स्टडी बताती है कि भारतीय लोगों के खाने में मौजूद प्रोटीन का लगभग आधा हिस्सा अब चावल, गेहूं, सूजी और मैदा जैसे अनाजों से आ रहा है। यानी प्रोटीन हम खा तो रहे हैं, लेकिन वो शरीर को जितना फायदा देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रोजाना औसतन 55.5 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, लेकिन उसमें से 50% हिस्सा सिर्फ अनाजों का है। यानी भारत की थाली में हाई क्वालिटी प्रोटीन की जगह लो क्वालिटी प्रोटीन हो रहा है। ऐसे में कई बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। भारत की आधी आबादी मैदा, सूजी से अगर प्रोटीन ले रही है, तो क्या हरी सब्जियां और बाकी प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं, क्या वो हमारी थाली से गायब हो रहे हैं? तेल, नमक और जो शुगर है उसका बढ़ता इस्तेमाल हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक है? बच्चों और युवाओं में प्रोटीन की कमी का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? सही डाइट की जानकारी लोगों तक पहुंचाई कैसी जाए? अवेयरनेस के लिए कुछ किया जा रहा है? क्या सरकारी पोषण कार्यक्रम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं? इन सारे पहलुओं को हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे और आज हमारे साथ खास मेहमान भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज फोर्टिस मानेसर से जानी मानी डाइटिशियन दीक्षा सहवाग जुड़ रही हैं। हमारे साथ CEW से अपूर्व खंडेलवाल फेलो रिसर्चर जुड़ रहे हैं। मानसा हमारे साथ डायबिटीज रिसर्चर अभी जुड़ रहे हैं। मैं सभी से बारी बारी से आपसे तारुफ करूंगा, लेकिन इस पूरे अगर बात करें इस पूरे रिसर्च की, तो उसने हमारे डाइट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तो सबसे पहले दीक्षा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें जरा बताइए कि अच्छा, ठीक है, तो लगता है दीक्षा से संपर्क टूट गया है। मानसा, मैं आपके पास आना चाहूंगा और इन सब के बीच में सबसे अहम सवाल जो उठ खड़ा हो रहा है वो उठ खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरह से भारतीय जो हैं वो गलत प्रोटीन डाइट की तरफ बढ़ रहे हैं और कितना अलार्मिंग है। आप भी इस रिपोर्ट से गुजरी होंगी। हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे देश में जो ये प्रोटीन के कमी की जो चर्चा अभी चल रही है, वो नया नहीं है। बहुत ही सालों से, जबकि ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, तब से ही होते जा रहा है। तो ये देखा जा सकता है कि जो हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब बढ़ गए हैं। जैसे चावल, रोटी, मिलेट्स, ये सब बढ़ते जा रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर। जब एक न्यूट्रिएंट इतना बढ़ता है, तो दूसरा न्यूट्रिएंट ऑटोमेटिकली जो हम लेते हैं, कम हो जाता है। इसलिए प्रोटीन की कमी हमें ज्यादातर अभी महसूस होने लगा है, लेकिन ये नया समस्या नहीं है, इन ग्रीन रेवोल्यूशन से ही होते आ रहा है। और ये भी जो है कि ये नहीं है कि हमें हमारा कार्बोहाइड्रेट से इतना गुड क्वालिटी प्रोटीन नहीं मिल सकता है, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन वो भी अभी मिल नहीं पा रहा है क्योंकि पॉलिशिंग जो है, वो भी होते आ रहा है। तो इस कारण हमारे जो देश में है, अभी प्रोटीन पे बहुत सारा हाइलाइट्स पड़ रहा है। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है, शायद अवेयरनेस की आवश्यकता भी है। इन सब के बीच में अपूर्व, मैं आपके पास आऊँगा। हमें बताइए कि ये जो फाइंडिंग्स हैं इसमें और इस फाइंडिंग्स की बड़ी बातें क्या हैं? फॉर हैविंग मी। वैसे तो अनेक things आई हैं, तीन यदि मैं मुख्य सामने रखना चाहूं, उनमें से पहला यह है कि 13 फूड ग्रुप्स हैं, उनमें से 9 फूड ग्रुप्स अभी भी हम अंडर कंज्यूम कर रहे हैं। सो देर इज क्लियर लैक ऑफ डाइटरी डाइवर्सिटी इन एवरेज इंडियन डाइट। कौन कौन से हम कम कंज्यूम कर रहे हैं? वो फ्रूट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, नट्स, कोर्स ग्रेन जिसको श्रीअन्न कहते हैं, उसको हम बहुत कम कंज्यूम कर रहे हैं। और हमारी डाइट अभी भी डोमिनेटेड है सीरियल्स एंड ऑयल्स, पर्टिकुलर रिफाइंड सीरियल्स लाइक व्हीट एंड मैदा जो पॉलिश्ड हैं। और हो ये रहा है कि जो कार्ब्स कंजम्पशन है फ्रॉम सीरियल्स, इसलिए वो लगभग 1.5 गुना है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस से। और फैट जो मोस्टली ऑयल से आ रहा है वो 2.5 गुना है एज कम्पेयर टू रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। और 2011 से 2012 से 2023-24 के बीच में जो कोर्स ग्रेन है
उसका कंजम्पशन लगभग 40% कम हो गया है। आशा है कि ये नंबर फिर improve हुए होंगे, क्योंकि उसके बाद फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट आया था। और ये जो डाइटरी डाइवर्सिटी है, जब वो घटती है तो एक तो अंडर न्यूट्रिशन का चैलेंज आता है, पर बिकॉज फिर हम ओवर कंज्यूम कर रहे हैं कार्ब्स एंड फैट्स को, तो हार्ट डिजीजेस, ओबेसिटी और अदर एनसीडीज का खतरा बढ़ता जा रहा है। सो दैट इज द फर्स्ट बिग फाइंडिंग। सेकेंड, जो आप प्रोटीन क्वालिटी की बात कर रहे थे, प्रोटीन क्वांटिटी की बात कर रहे थे, हम प्रोटीन ले तो रहे हैं और वो सफिशिएंट भी है, पर लगभग 50% जो प्रोटीन है वो राइस और व्हीट जैसे सीरियल से आ रहा है, विच इज नॉट हाई क्वालिटी। उसकी डाइजेस्टिबिलिटी पुअर है, अमीनो एसिड प्रोफाइल उसका पुअर है, और जो हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज हैं और जो ट्रेडिशनल सोर्सेज थे जैसे पल्सेस, डेयरी, एग्स, नट्स, वो आर अंडर कंज्यूम। एग्जाम्पल के लिए, जो एक शाकाहारी डाइट है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हम 25 ग्राम ही ले रहे हैं पल्सेस, और वो रिकमेंडेड वैल्यू है 85 ग्राम। सो देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस and under consumption on good sources of protein such as pulses. और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात मैं ध्यान में दिलाना चाहूंगा, देयर इज अ डीप इनइक्विटी इन एक्सेस टू क्वालिटी फूड इन इंडिया। जो टॉप इनकम डिसाइल हैं, जो टॉप 10% इन इनकम डिसाइल जिनको बोला जाएगा, वो लगभग 1.5 गुना ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं एज कंपेयर टू द पुअरेस्ट डिसाइल इन इंडिया, और 2 गुना ज्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हैं एज कंपेयर टू द पुअरेस्ट डिसाइल इन इंडिया। और ये जो टॉप इनकम डिसाइल है वो ओवर कंज्यूम कर रहा है एंड बॉटम वाले अंडर कंज्यूम कर रहे हैं। सो दिस देयर इज अ पोटेंशियल पॉसिबिलिटी ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल के लिए, एक पुअरेस्ट पर्सन जो है वो जो बॉटम 10% में जो माना जाएगा, वो लगभग 2 से 3 ग्लास मिल्क का एक वीक में लेता होगा, एंड लगभग 2 बनानास के इक्विवेलेंट फ्रूट लेता है एक वीक में, एज कंपेयर टू जो सबसे ऊपर वाला डिसाइड, वो 8 से 9 ग्लासेस मिल्क के और 8 से 10 बनानास इक्विवेलेंट ऑफ फ्रूट ले लेता है एक वीक में। सो द इनइक्विटी इज सिग्निफिकेंट। आई थिंक दीज आर 3 बिग टेक अवेज दैट आर कमिंग। एंड एक बात इंपॉर्टेंट है समझने की, कि ये सिर्फ ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन रेजिलियंस के लिए रिस्क नहीं है। जब ये डाइवर्सिटी डाइट में कम होती है, तो वो धीरे धीरे डिमांड में डाइवर्सिटी कम होती है, और फिर वो प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वो डाइवर्सिटी कम हो गई है। उस वजह से जो हमारी इनकम्स हैं और हमारी जो फार्म रेजिलियंस है वो भी घट गई है। सो इट्स अ सिस्टमिक इशू दैट मस्ट बी टेकन एज अ नेशनल प्रायोरिटी। बैक टू यू। ये अमेजिंग इंसाइट्स मैं कहूँगा कि जिस तरह की रिसर्च की तमाम बातें आपने रखी हैं, और ये सबसे बड़ा जो फ़र्क बताती हैं जो डिस्ट्रीब्यूशंस का है, जो शायद हमारे पोषण जो कार्यक्रम हैं उन सभी को एक तरह से चिढ़ा रहा है। मतलब कि शायद अगर ये दुनिया इतनी आगे हर क्षेत्र में अपग्रेड हो रही है और वहाँ पर इस तरह की असमानता अगर दिखती है, तो निश्चित तौर पर ये एक चुनौती है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। इस बीच दीक्षा और मैत्री भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैत्री, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने तमाम स्पीकर्स को सुना होगा। जो मेरी चिंता है वो यही है कि 3 फ्रंट पे चुनौती है। एक तो पहला कि ठीक है, हम विटामिन डेफिशिएंट पहले ही थे, हम प्रोटीन डेफिशिएंट में भी चुनौतियां दूसरे तरह से हैं कि हम जिन सोर्सेस को प्रोटीन के तौर पे ले रहे हैं उनकी क्वालिटी से लेकर उनके इंटेक और उनके कंजम्पशन में कहीं ना कहीं असमानता है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या ये है कि शायद इस बारे में अवेयरनेस कम है। लोग इसको यही मान के हैं कि ठीक है भाई, मैं 3 टाइम अपनी डाइट पूरी कर रहा हूं तो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। दुनिया बदल चुकी है, हमारा शायद रहन सहन बदल गया है, हम बहुत ही इम्पेशेंट लोग हो गए हैं, हमारा स्ट्रेस और बाकी चीज़ें भी बहुत प्रभावित हो रही हैं। आपको लगता है ये सारे फैक्टर्स अब जो हैं वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग साइन दे रहे हैं? आपने आइडेंटिफाई किए वो तो जरूर ये डेफिशिएंसी की ओर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो ये डेफिशिएंसी की ओर कंट्रीब्यूट कर रही है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जिन्होंने वीट और राइस को बहुत ही हाई लेवल पे सब्सिडाइज करके रखा है। तो उसमें क्या हो रहा है, सब लोग स्पेशली जो रूरल क्लास है वो ज्यादातर वीट और राइस की ओर जा रहे। इवन गवर्नमेंट के पॉलिसीज जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज है, पीएम पोषण योजना वगैरह, वो सब वीट और राइस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि वीट और राइस में
जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमीनो एसिड होता है, उसका नाम है लाइसीन। लाइसीन व्हीट और राइस में नहीं मिलता, वो मिलता है सिर्फ पल्सेस से, और पल्सेस को इतना प्रमोशन दिया नहीं जाता। पल्सेस मतलब दाल्स। हमें मिलना चाहिए, हमारा पोषण में हमें एटलीस्ट 19% पोषण हमें पल्सेस से मिलना चाहिए, लेकिन हमें मिलता है सिर्फ 10%, मतलब 10%। तो ये एक बहुत ही ऑलमोस्ट आधा हो गया, जितना हमें मिलना चाहिए उससे आधा। अब इसका प्रॉब्लम, इसका रेपरकशन क्या हो रहा है कि आप 70% वर्किंग प्रोफेशनल्स में सर्वे किया गया था, और उनमें यह पता चला कि 70% वर्किंग प्रोफेशनल सिटीज में, अर्बन एरियाज में आर डेफिशिएंट इन मसल, मतलब उनका मसल कम है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड है लाइसीन, ये कंट्रीब्यूट करता है मसल ग्रोथ की ओर, मसल डेवलपमेंट की ओर। और अगर पूरा फोकस गेहूं और राइस की ओर रहा, और यूजुअली लोग गेहूं राइस इसलिए प्रेफर करते हैं ओवर कोर्स ग्रेन्स ऑल्सो, मतलब कि जो मोटा ग्रेन होता है जैसे ज्वार, रागी, क्योंकि वो अच्छा लगता है खाने में, बहुत फाइन फूड है। फाइन डाइनिंग में भी यही सब ज्यादातर मिलता है, नान, राइस, बिरयानीज में बहुत इजीली, स्मूथली खाया जाता है। इसके लिए लोग ये प्रेफर करते हैं, और ऑब्वियसली सब्सिडाइज्ड भी है, तो इसलिए लोअर क्लास भी यही प्रेफर कर रहा है। लेकिन इसका रेपरकशन हो रहा है हमारे हेल्थ पे, जहां मसल क्वालिटी कम होते जा रही है, जिसकी वजह से आप मानो या ना मानो 50% इंडिया के जो डिजीजेस है 50% डाइट रिलेटेड है, क्योंकि डाइट खराब है। और ये मैं लिटरली इस बात के लिए तारीफ करूंगा आपकी मैत्री की, आपने बहुत बेबाकी से बात बोला कि शायद हम समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वाकई हमारी ज़्यादातर बीमारियों की जो वजह है वो हमारी आदतें, हमारा खान पान और इन सब में ध्यान ना देना। मतलब आमतौर पे एक माइंडसेट ये है कि अगर आपको 2 टाइम का अनाज मिल रहा है, आपको खाना मिल जा रहा है, बस यही आपके लिए काफ़ी है, और शायद हमें एक बड़े स्टैंडर्ड की आवश्यकता है। दीक्षा, हमें ये बताइए एज ग्रुप के हिसाब से कि किसको कितना प्रोटीन आवश्यक है, और किस तरह की मतलब प्रोटीन डेफिशिएंसी से किस तरह की समस्याएं आमतौर पे दिखती हैं, या संकेत, लक्षण क्या दिखते हैं जो आमतौर पे पहचाने जाने चाहिए हर एज ग्रुप में? Sir, actually, different age group need a different kind of protein, and plus, today nowadays, especially in children's, we are seeing that even school-going childrens and the college-going teenagers, they are preferring more on junks. Like they are more dependent on the refined carb. मैं आपको रोक रहा हूं, चूंकि ये हिंदी चैनल के लिए शो है, तो मेरी गुजारिश है कि आप जरा हिंदी में ही अपनी बात रखें। डन श्योर, सॉरी। देखा जाता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जो टीनेजर ग्रुप जिसे हम मानते हैं, वो उनका कंजप्शन जंक की तरफ बहुत ज्यादा है, बिकॉज द जंक फूड इज मोर टेस्टियर एंड इजी टू ईट ऑल्सो। तो आजकल आपने देखा होगा पेरेंट्स भी जो है वर्किंग होते हैं, दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द जंक फूड, बिकॉज बहुत जल्दी बन जाता है एंड रेडी टू कुक, रेडी टू ईट। सो उस चीज में हमने देखा गया है कि प्रोटीन लॉस बहुत ज्यादा होता है। मेनली देखा गया है कि जो एक नॉर्मल बॉडी को प्रोटीन की नीड होती है, इट्स लाइक 1 to 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन, बट लाइक फॉर नॉन वेजिटेरियंस दे कैन एबल, वो अपना जो प्रोटीन है वो नॉन वेज, एग्स इज अ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, चिकन, इन सब से पूरा कर लेते हैं। बट वेजिटेरियंस के पास सोर्सेस कम होते हैं एंड वेजिटेरियंस डोंट हैव अ कंप्लीट प्रोटीन, सो उनको न्यूट्रिशन नॉलेज देना पड़ेगा। लाइक हम कैसे कंप्लीट प्रोटीन कर सकते हैं उसको, द कॉम्बिनेशन ऑफ दाल एंड राइस। जैसे कि मैम ने भी बोला कि हमारे जो अनाज होते हैं उनमें लाइसीन नहीं होता है, लेकिन हमारी जो दालें होती हैं उनमें लाइसीन होता है। So, by the combination of dal and rice, they can complete their protein. अगर चीला बना रहे हैं उसमें 2 चम्मच सूजी का डाल दिया, so it is a complete protein. क्योंकि दाल में भी पूरे अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, लेकिन उनको पूरा किया जाता है सीरियल एड ऑन करके। सो ये हमें सबको एजुकेट करना चाहिए कि हाउ दे कैन कंप्लीट, कैसे अपनी बॉडी में, अपने आहार में प्रोटीन रखा जाए जो कि
उसका एब्जॉर्प्शन लेवल अच्छा हो। हम प्रोटीन खा लेते हैं, लेकिन कंप्लीट अमाइनो एसिड अगर नहीं होंगे हमारी थाली में, तो उसका एब्जॉर्प्शन लेवल भी आधा हो जाता है। सो हम अच्छे कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं सब्जियों का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, अनाज का, दालों का, सो उसका एब्जॉर्प्शन लेवल अच्छा हो। बिल्कुल। और शायद इन सारे तरीकों से आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ही रखा है। समस्याओं से ज़्यादा समाधान पर फोकस किया जाए। और अपूर्व, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ आपसे, और ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये रिपोर्ट अलग अलग पहलुओं पर बात करती है। भारत में, मतलब आप लोग तो पोषण को लेकर भी बहुत चीज़ें देखते होंगे। भारत में सही मायने में बताइए कि पोषण के लिए कुछ हो रहा है? मतलब हम जो एक ऐसा तबका है जो शायद सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है, अपने बॉडी का एग्जामिन करा सकता है, क्या कम है क्या ज़्यादा है, इन सब के बारे में उपाय तलाश सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस तबके की बात कर रहा हूँ जिसे पता ही नहीं है कि वो प्रोटीन डेफिशिएंट है, और वो है, उसे उसे ये तो पता है कि उसे पोषण नहीं मिल रहा है। हमारा जो पोषण कार्यक्रम है, हमारे जो न्यूट्रिशंस कार्यक्रम है, तमाम अवेयरनेस के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, कुछ हो रहा है या लगता है कि ये सब कागजी चीजें ज्यादा रह गई हैं? जो हमारे कार्यक्रम हैं, उनमें हमने एक सिग्निफिकेंट पहला स्टेप उसको मान सकते हैं। जो बहुत सारी कैलोरी इनसिक्योरिटी के इश्यूज थे, वो हम सॉल्व कर पा रहे हैं। जो हमारे पीडीएस प्रोग्राम है, जो जो राशन प्रोग्राम है, स्कूल मील्स हैं, वो हम सीरियल्स तो इंश्योर कर पा रहे हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू इंश्योर कैलोरी सिक्योरिटी। पर क्या हम उसको और डाइवर्स बना सकते हैं, और उस जो स्कीम है, जो चैनल एग्जिस्ट करता है, जो लाखों करोड़ों परिवारों तक जाता है, लोगों तक जाता है, उसको क्या हम एक जरिया बना सकते हैं, एक डाइवर्स, न्यूट्रिएंट डेंस, रीजनली ग्रोन फूड का? ये हमें सोचना चाहिए, और ये किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो और उसी दिशा में हमें सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए। और जो हमारी रिसर्च है, उसमें हालांकि कई रिकमेंडेशंस निकल कर आई हैं। 3 यदि मैं ध्यान में दिलाना चाहूं, उनमें से एक डेफिनेटली फोकसेस ऑन रिफॉर्मिंग पब्लिक फूड स्कीम्स। एंड जैसा मैं बता रहा था, रीजनली ग्रोन, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, लाइक ये जो पल्सेस, मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, एग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्या इनको पीडीएस राशन और स्कूल मील्स में बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया जा सकता है? और इसके लिए हमें सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल और बजटरी सपोर्ट देना होगा न्यूट्रिशन गार्डन्स को, फॉर एग्जांपल, सो दैट फ्रेश लोकल सप्लाई स्कूल्स और आंगनबाड़ियों तक पहुंच पाए। पर साथ ही में हमें डाइवर्स फूड को प्रमोट करना होगा हमारी पॉपुलेशन में। मैं हरियाणा से आता हूं। वहां पे जब हम खाने की बात करते हैं, अक्सर हम बोल देते हैं कि चलो रोटी खा लेते हैं। तो इवन हमारी साइकी में इट इज बिकमिंग अबाउट रोटी। जब हम प्लेट के बारे में सोचते हैं, उसमें हमें चावल, रोटी और दाल, थोड़ी सी दाल की कटोरी, थोड़ी सब्जी की कटोरी, यही हमारी साइकी में आने लगा है। एक डाइवर्स डाइट एस्पिरेशनल बने पॉपुलेशन में, ये हमें सोचना होगा। और इसके लिए फिर सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, बाकी अनेकों संगठनों को साथ में काम करना पड़ेगा। हमें इस फूड को जब एस्पिरेशनल बनाना है, हमें सोचना होगा किस तरह की सिटीजनरी कैंपेन्स, एंगेजमेंट कैंपेन्स या मीडिया कैंपेन्स इस तरफ हम करें। सिंपल, एक्शनेबल, मेमोरेबल मैसेजेस कैसे हम जनता के पास लेके जाएं। एंड हम पहले कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा, दूध 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 पियो ग्लासफुल दूध जैसा कैंपेन एक संगठन ने करवाया था, तो उसका असर हमारी साइकी में रह गया था। क्या उसी तरह से हम वन ग्रीन वन बीन, या सब्जी आधा प्लेट फिर भरपेट, इस तरह के एक्शनेबल मैसेजेस के समाज में लेके जा सकते हैं? और फिर ये कार्यक्रम हमें बहुत ही टारगेटेड तरीके से करना होगा। और जो शायद हमें एरिया वाइज भी बहुत सारी चीजें, मतलब आजकल तो डेटा और सारी चीजों की कोई कमी नहीं है, और ये अब पहले जैसे चुनौतीपूर्ण भी नहीं रही। हमारे ख्याल से शायद इसमें एक मूवमेंट की तरफ इसे ले जाना होगा, क्योंकि अगर बच्चों में इस तरह के पोषण का अभाव होगा, तो आप सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान उनको होने वाला है। हमें दीक्षा, आप ज़रा ये बताइए कि किस तरह की
चीज़ें जो हैं वो आमतौर पे हम बदलाव ला सकते हैं रोज़मर्रा के जीवन में? सर बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी जो मेनली होती है वो प्रोटीन कंप्लीट तरीके से लेने की वजह से होती है। एंड एज अ नॉर्थ इंडियन जो मैंने देखा है वो प्लेट्स में हम चावल रोटी पे ज्यादा जोर देते हैं एज कम्पेयर टू दाल एंड सब्जियां। सो मेनली लाइफस्टाइल चेंज हमें करना पड़ेगा। हमें पूरा जो दिन का जो हमारा खाना पीना उठना बैठना है सब ठीक करना पड़ता है फॉर दिस। सो सबसे पहले एडवाइस किया जाता है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। एक तो गैप बहुत ज्यादा नहीं करना है खाने में, प्लस चेक योर प्लेट। आपको ब्रेकफास्ट करना है, योर ब्रेकफास्ट शुड बी फुल ऑफ कार्ब्स, एटलीस्ट 50% ऑफ प्रोटीन, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो चीला हो, चाहे वो आपका बीन्स हो या सैंडविच अगर आप ले रहे हैं पनीर ऐड करिए उसमें। सो योर ब्रेकफास्ट शुड बी द कंप्लीट वन जिसमें कार्ब्स हो, फाइबर हो, प्रोटीन हो। प्लस नेक्स्ट देन द मिड मॉर्निंग में आप कोई भी लाइट सूप ले सकते हैं या फिर यू कैन हैव कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, जिससे आपको एंटीऑक्सीडेंट मिले। एंड प्लस द हाइड्रेशन, बिकॉज जब आपकी डाइट में आप प्रोटीन इंक्रीज करते हैं यू नीड अ हाइड्रेशन ऑल्सो, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन लेवल अच्छा हो एंड ब्रेक डाउन अच्छा हो। In lunch, if you are having lunch, there should be a salad in your plate. पहले आप salad खाएंगे, then followed by your दाल, रोटी, carbs, at least one carb you can have. या तो राइस खा रहे हैं राइस खाइए, चपाती खा रहे हैं चपाती खाइए, but one bowl of पल्सेस जरूर होना चाहिए, चाहे वो राजमा हो, चाहे वो कोई भी दाल हो, लेग्यूम पल्सेस, प्लस द वेजिटेबल्स इन दैट। आप अपना लंच ऐसे रखेंगे विद द कर्ड। कर्ड इज अ प्रोबायोटिक, आपकी गट हेल्थ भी अच्छा रखेगा, प्लस आपको प्रोटीन भी देगा। क्या बात है। नेक्स्ट इज योर इवनिंग स्नैक। आप चाय नाश्ता सब लेते हैं, बट कोशिश करिए कि कैफीन को जितना कट डाउन कर रहे हैं उतना ज्यादा बेटर होगा। प्रेफरली हाफ ग्रीन टी ले सकते हैं आप, और उसके साथ कोई भी हेल्दी स्नैक। हेल्दी स्नैक डजंट मीन भुजिया पापड़ नमकीन, क्योंकि आजकल सब अप्रोच उसी के करते हैं, इजी टू ईट एक्चुअली। सो आई विल एज अ डाइटिशियन मैं अपने पेशेंट को भी यही एडवाइस करती हूँ। सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात है कि शायद जो कहा जाता है ना कि थोड़ा बैक टू बेसिक्स, मतलब जितनी चीजें बता रही हैं आप, ये ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं हैं, लेकिन शायद हमने इजी एक्सेस को ज़्यादा चुना है। मनाज साहब, मैं आपके पास आऊँगा। चूँकि डायबिटीज़ कैपिटल भी भारत बन रहा है, कोई लिंक है क्या प्रोटीन डेफिशिएंसी का इससे भी? जरूर है, लेकिन ये हमें जानना चाहिए, जरूरी है कि सिर्फ प्रोटीन की वजह से ये जुड़ाव नहीं आ रहा है। इट्स ऑल्सो बिकॉज कि हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और उस वजह से प्रोटीन कम हो गया है। और इन एडिशन कार्बोहाइड्रेट के एडिशन हम ज्यादातर सैचुरेटेड फैट भी खा रहे हैं। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कारण हमें डायबिटीज नहीं तो जो भी मेटाबॉलिक डिजीजेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। इट इज नॉट वन न्यूट्रिएंट, क्योंकि अगर मैं आज बोल दूं कि प्रोटीन ही वजह है, तो क्या हो जाता है कि तो पैलियो जैसे डाइट्स आने लगते हैं जिन पे फोकस सिर्फ नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स में हो जाता है। तब ये होने के कारण क्या होता है, सैचुरेटेड फैट जो है डाइट में वो बढ़ जाता है। यानी कि सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, लेकिन सैचुरेटेड फैट बढ़ जाता है और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम हो जाता है। ये भी बहुत से डिजीजेस के प्रोन है। इसलिए ये नहीं है कि हमें एक ही न्यूट्रिएंट में फोकस करना है, बल्कि सारे न्यूट्रिएंट्स को सही बैलेंस में रखना है। ये नहीं है कि हाँ आज मुझे प्रोटीन खाना है, सिर्फ प्रोटीन ही। वो थोड़ी सी रंग बिरंगी होनी चाहिए। मेरे पास समय कम है, आखिरी सवाल के साथ मैत्री मैं आपके पास आना चाहूँगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, चूंकि आप बहुत 360 डिग्री न्यूट्रिशन और बाकी पहलुओं को भी देखती हैं, सामाजिक ढांचे को भी बहुत बेहतर समझती हैं। इन्फ्लेशन और ये जो ऑथेंटिसिटी, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी डाइट को चुनते वक्त। जिनके पास पैसे हैं वो भी ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक में फंसते हैं, और जिनके पास नहीं है उनके लिए इन्फ्लेशन की मार है। मतलब दालों के बारे में तो ये आम हो गया है कि दाल जो है वो आम आदमी की थाली की पहुंच से बाहर हो गई है। आप इस फैक्टर को कैसे देखती हैं? आपको कैसा लगता है कि शायद पॉलिसी मेकर्स को, बाकी स्टेक होल्डर्स को इस दिशा में कितना काम करना होगा?
40% ऑफ जो फ्रूट्स मैन्युफैक्चर होते एग्रीकल्चरली कल्टिवेट होते हैं इंडिया में 40% कचरे में जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। तो सोचो, हमें प्रोडक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है जहां तक पहुंचना चाहिए। तो हमारे प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों तक सही फूड पहुंचाने का एक है। दूसरा, हमारी वाइल इंडिया का लिटरेसी बढ़ रहा है लेकिन अभी भी बहुत लिटरेसी कम है और लोग टीवी पे और एडवर्टाइजमेंट्स पे बहुत रिलाय करते हैं। तो उनको उसके थ्रू जब एडुकेट किया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैं कभी भी अगर मेरी कुक नहीं आई तो मुझे डर लगता है बाहर खाने, क्योंकि बाहर खाने पे एक थाली अगर मैंने ऑर्डर किया, मुझे आएंगी 4 रोटियां, इतनी सब्जी, इतनी दाल, इतना सैलेड। तो मैं डरती हूं बाहर जाके खाने, क्योंकि मुझे वैसे 4 थालियां ऑर्डर करनी पड़ेगी तब जाके मेरा सब्जी का कोटा होगा, और इतनी सारी रोटियां भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आधी रोटी। तो ये सिचुएशन है कि क्या प्रमोट किया जा रहा है, हो क्या रहा है आजकल सोसाइटी में। तो एक तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है, दूसरा हमें जो ये रूरल और अर्बन जनता सब लोग सुनते हैं, टेलीविजन सुनते हैं, सब एडवर्टाइज, वहां ये प्रमोशन शुरू करना बहुत जरूरी है कि आपकी थाली में ज्यादा सब्जी, ज्यादा दाल, रोटी का इतना टुकड़ा लो। और बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात है, ये एक चीज बड़ी अच्छा आउटकम है। और इस तरह की चर्चाओं का मकसद ये होता है कि एक सिंपल सा फंडा, आपको एक रूल अपनाना है कि आपकी सब्जी और दालों का जो प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है, वो ज़्यादा होना चाहिए। और जो आपके हार्ड मील्स हैं उनको कहीं ना कहीं आपको उनकी भरपाई सब्जी और दालों से करनी है। बाकी आप प्रोटीन के तौर पे जो भी चीज़ें ले रहे हैं उनकी ऑथेंटिसिटी और बाकी चीज़ों की भी जांच बहुत आवश्यक है। थैंक यू सो मच मैत्री, और तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े। अपूर्व आपका शुक्रिया, दीक्षा आपका भी, मनासा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमेजिंग इनसाइट, बहुत ही अच्छा चर्चा रही। उम्मीद करते हैं कि चर्चा लोगों को पसंद आई हो। फिलहाल कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।